सर अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि उस टफ टाइम में आपका मोटिवेशन सोर्स क्या था? की गिळात वाढणाऱ्या पिलांच्या नशिबी सरपट नसतं आणि आपल्याला मात्र गोरडाची पिलं वाढवायची आहेत आणि गोरडाच्या पिलांना संकटाच्या काळबरीत फेकून दिल्याशिवाय त्याच्या पंखात बळ येत नाही. तो जब आपका ट्रांसफर जंजीरा मुरूर से हुआ, तो वहाँ के बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे? मतलब एक्चुअली ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है. आज तक का अगर हिस्ट्री देखा गया कि क्रांति कब हुई है, कहाँ पे हुई है, तो जहाँ पे भूख है वहाँ पे क्रांति हुई है. हेलो, नमस्ते, राम राम जी। मैं इशिका चौधरी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चौधरी पर। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। वो एक डॉक्टर हैं और अगर मैं उन्हें सिर्फ डॉक्टर कहूँ तो ये उनके साथ में थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो डॉक्टर होने के साथ साथ में पोएट, राइटर और ना जाने कितने सारे टैलेंट अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। तो समय खराब ना करते हुए मैं आपको सीधा उनसे मिलवाती हूँ। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, जय हिंद. बढ़िया होना. सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। सर, मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। मैडम, मैं डॉक्टर राजेंद्र मथुरा भीमसिंह हूँ मैं, और मेरा नाम है राठौड़. एक्चुअली गांव जो होता है हमारा शोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज प्लेस है. वहां से मैंने 4th स्टैंडर्ड तक अपने जिला परिषद का जो स्कूल होता है गांव का, उस स्कूल से पढ़ाई करते करते 10th के बाद में 12th उसके बिफोर मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है. तो डिप्लोमा फार्मेसी के बाद में एमबीबीएस के बाद में और 2-4 डिग्री किया. एएफआईएच पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मेडिकल लीगल सर्विसेज. एएफआईएच का मतलब ये होता है कि एसोसिएट फेलोशिप इन इंडस्ट्रियल हेल्थ, देन एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन हेल्थ. ये तो हो गई डिग्रियां. मगर अगर बचपन के बारे में अगर बताना चाहे तो ये है कि जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था तो ये हादसा हो गया कि मेरे पिताजी चल बसे. And after that, in the 6th standard, just when I entered in the 6th standard, I lost my mother. मतलब 6th standard में ही मतलब बहुत बचपन में ऐसा हो गया कि माँ बाप का जो छत्र हम जो बोलते हैं वो ना रहा, सहाय ना रहा. उसके बाद में 12th और ये बाकी की डिग्रियां करते करते आज मैं एज अ गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर आई एम वर्किंग सिंस फ्रॉम लास्ट 27 ईयर एज अ मेडिकल ऑफिसर. ओके। अब तक अगर पेशेंट के बारे में बताया गया तो मोर देन 3 to 4 lakhs मैंने ओपीडी के पेशेंट देखे हैं. I conducted more than 4,300 डिलीवरीज मैंने कंडक्ट किया है. वो सबसे मैं ये सोचूंगा कि वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है. वरना एज अ मेल डॉक्टर डिलीवरी कंडक्ट करना थोड़ा सा इन द पब्लिक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है. तो एंड आई कंडक्टेड मोर देन 12 to 1300 पोस्टमार्टम जो होता है रोड एक्शन के बाद में जितने भी डेथ होती है. एक दिन का तो ऐसा हुआ था कि एक ही दिन के अंदर एक्सीडेंट के इसमें on the single day I conducted more than 28 postmortems. Oh my God. तो ये हुई काम की बात. अभी चालू है एंड अभी रिसेंटली मैं पोस्टिंग हुआ हूँ. यहाँ पे एक स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है. तो स्टेट रिजर्व पुलिस यहाँ पे जो बेसिक JVLR जो लिंक रोड है वहाँ पे मेरी पोस्टिंग है. वहाँ पे मैं तकरीबन लास्ट 6 ईयर से मैं वहाँ पे काम करता हूँ एज ए डॉक्टर. तो सर, जैसे कि आपने अभी मुझे जितना कुछ बताया, तो उसके बाद ना मुझे मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल है कि हम सुनते हैं कि डॉक्टर कोई हड्डियों का डॉक्टर है, कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ है, कोई पोस्टमार्टम करता है, लेकिन आप ओवरऑल सारी चीजें करते हैं. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैडम, जब भी आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है. आपका जो भी पेशेंट आए उसको आपको वो करना ही पड़ता है. ये जहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑफिसर बोल के ज्वाइन हो जाते हैं तो हमको ये मैंडेटरी है. कोई भी मेडिकल लीगल केसेस आए या अगर कहाँ पे भी डेथ हो गया तो उस इलाके, जब हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम करते हैं तो वहाँ का मोर देन 50 to 60,000 का एरिया का हमको कवर करना पड़ता है. तो उस इलाके के अंदर कोई भी एक्सीडेंटेड डेथ रहो या कोई भी डेथ रहो तो उसका तो आपको सवाल ही नहीं करना ही पड़ता है. इसके अलावा अगर कोई पेशेंट आ गए, मैंने माने वो डिलीवरी का हो या कुछ भी हो जाए या 2 लोगों का झगड़ा हो, तो वहाँ पहले वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस से हमारे पास आते हैं, उसके पास बाद में हम ये एक मतलब पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल इन वन डॉक्टर. ओके. तो सर, जैसे आपने मुझे बताया कि क्योंकि आपका चाइल्डहुड बहुत डिस्टर्बिंग रहा, मदर और फादर दोनों ही नहीं थे, और मतलब माँ बाप के बिना जिंदगी कैसी होती है आई थिंक हर इंसान ये समझ सकता है. सर, उस सिचुएशन में 9 to 5 जॉब करके या छोटा मोटा काम करके हर इंसान सरवाइव कर सकता है,
लेकिन एज वी नो कि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो अपने आप में एक अलग ही स्टैंडर्ड है। मतलब इस सब सिचुएशन से आप कैसे बाहर आए, आपने कैसे सोचा कि नहीं आपको वो हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन लेनी है? एक्चुअली मैडम बचपन से मेरा सपना ये था कि मैं देश के लिए कुछ ना कुछ करूँ। ओके। हरदम मुझे लगता था कि मैं फौज में जाऊं या पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मैं काम करूं, मगर वक्त इस मोड़ पे रख दिया कि कोई चारा नहीं था। 10th हो गया, 10th के बाद में ऐसे जब मतलब घर की कंडीशन या सिचुएशन इस ढंग की थी कि कोई कोर्स या ITI मानो, तो आई अप्लाइड फॉर 3 कोर्सेस। मैंने मतलब 10th के अंदर इतना मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, तो मैंने ITI के 3 ट्रेड्स के लिए अप्लाई किया था, मगर वहाँ पे लकीली या बैड लकीली वो मुझे नहीं मिला। एंड समवन टोल्ड अस कि भाई अगर आप D.Pharm करोगे तो जल्दी नौकरी मिल जाएगी, तो D.Pharm कर लिए। D.Pharm करते वक्त कुछ ऐसे हादसे हो गए कि एक स्ट्रिंग बोलो या एक वक्त ऐसा आ गया कि जहां पे मैं अप्रेंटिसशिप करता था, तो उस बंदे ने मुझे फर्स्ट डे पे 1,500 जो अपने स्ट्रेप्टोमाइसिन जो इंजेक्शन थे उसके ऊपर ये मतलब स्टैंप लगाने का जॉब दे दिया। फर्स्ट दिन दे दिया कोई बात नहीं, सेकंड डे गया तो वापस वही 3,500 का इंजेक्शन फेंक दिया। अप्रेंटिसशिप तो मैंने पहले वहां पे पहले उसके आगे बगावत कर दिया। कल मैंने वो सीख लिया है कैसे स्टाम्प लगाना है, कल तो सीख लिया। आज मुझे ये बताओ कि कौन सी टैबलेट किस पे देनी है। तो उसकी मेरी ये हो गई, तो उसने बॉस तक लेके गया। तो बॉस तक लेके के बाद में बॉस बोले कि ये थोड़ा सा बदतमीजी में करता है। तो मैंने बॉस को बोल दिया कि साहब मेरे पाँव पढ़ने की मेरी बहुत ये है, इच्छा है, मगर वो पाँव भी काबिल चाहिए ना। जहाँ पे मैं माथा टेकता हूँ अगर वो पाँव ही काबिल नहीं तो वहां पे माथा टेकने का कोई मतलब नहीं। तो आप कुछ बोलने से बेहतर मैं बोलता कि आई डोंट वांट दिस एज अ ट्रेनी जो बोलते हैं, जो मेरा मुझे सिखाने वाला मुझे यही नहीं चाहिए, आप कहाँ पे भी कुछ भी काम दो। मगर एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि यार कुछ भी हो जाए, अगर मैं एज ए कंपाउंडर बोल के जिंदगी का पूरी लाइफ में मैं निकाल नहीं सकता, तो मुझे कुछ अलग बनना है। तो आई टुक द एडमिशन फॉर MBBS, then I finished the MBBS, but during the MBBS there are so many मतलब कुछ बहुत से हर्ड्स आए। लक ये रहा कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ उसका नाम है डॉक्टर वैशंपायन मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, वो शोलापुर के अंदर गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज। ओके। इसके लिए फीस हमको तकरीबन कुछ नहीं लगी। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल फ्री बोल दो आप। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हमको उल्टा स्टाइपेंड मिलता था, एज ए स्कॉलरशिप मिलती थी। इसके लिए इतनी तकलीफ नहीं हुई। मगर खाने पीने का ये था कि आज मेरे अंकल है स्वर्गीय मनोहर जी पवार बोलते हैं, और मेरी आंटी है, तो आंटी दूसरी एक आंटी है। तो इन दोनों आंटी एंड अंकल, दोनों अंकल तो आज गुजर चुके हैं, ये दोनों आंटी और अंकल की परवरिश की वजह से मैं आज जो भी हूँ उनका मतलब ये बदौलत है। कि वक्त बहुत बुरा था, मगर उस बुरे वक्त पे इन लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया। इतना ही नहीं कि उन माओं का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि मैं जैसे कोई राक्षस खाना खाता है वैसे खाता था 3-3 4-4 रोटियां। आजकल तो बहुत से वक्त ऐसे कि अपनी माँ अपने बच्चों को भी खाना नहीं खिलाती। बिल्कुल। मगर उन माँ को वो दोनों जो आंटियां हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वक्त पे खाना दिया। जो भी है कि उनका चलो अच्छी बात है। सर अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि उस टफ टाइम में आपका मोटिवेशन सोर्स क्या था, आपको कहाँ से मोटिवेशन आ रही थी इतना करने के लिए? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है ना कि इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, समझ में ही नहीं आता कि लाइफ में करना क्या है, और आपने किया तो इतना अच्छा किया। तो आपको वो मोटिवेशन कहाँ से मिल रही थी? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? मैडम बात ये है कि मैं जिसको गुरु मानता हूँ, एक मराठी के बहुत बड़े राइटर है विश्वास जी पाटिल। विश्वास जी पाटिल से लेके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या बाकी के बड़ी बड़ी हस्तियों का हम जब उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो विश्वास जी सर की एक बुक है, उसके अंदर उन्होंने ये लिखा था कि ये मराठी के अंदर पहले उसके अंदर मैं उसके बाद में मैं आपको हिंदी के अंदर कि बिळात वाढणाऱ्या पिलांच्या नशिबी सरपट नसतं आणि आपल्याला मात्र गरुडाची पिलं वाढवायची आहेत आणि गरुडाच्या पिलांना संकटाच्या काळदरीत फेकून दिल्याशिवाय त्याच्या पंखात बळ येत नहीं। इसका मतलब ये है कि जो रेप्टाइल जो होते हैं उनके नसीब में बस रहना ही होता है, और उनके रहना कहाँ होता है, उनको सिर्फ वो बिल में ही रहते हैं। मगर अगर हम लोगों को उड़ाना है तो ईगल के बच्चे उड़ाना है। अगर आपको ईगल जैसे उड़ना है तो डेथ की जो वैली है, मौत की जो खाई है, उसके अंदर आपको तो
कूदना ही पड़ेगा। कूदना पड़े। ये हमको तय करना है कि ईगल बनना है या हेन बनना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स, वन है ईगल एंड अनदर वन इज हेन। हेन मतलब है मुर्गी। बिल्कुल। अब मुर्गी एंड ईगल के बारे में देखोगे कि एक मुर्गी ऐसी कि हर मोड़ पे उसको कोई ना कोई बंदा काटता है। करेक्ट। हर मोड़ पे कोई ना कोई काटता है। और एक ईगल ऐसा कि उसकी तरफ हमको देखने की भी हमारी हिम्मत नहीं होती। आपको क्या लगता है कि मुर्गी कोई क्यों काटते लोग, क्या लगता है? सर आई थिंक इनोसेंट होती है, इजी टू कैच होती है, और क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उसे अपनी ताकत के बारे में पता नहीं है शायद, जो कि हर इंसान को, हर जीव को पता होना चाहिए अपनी ताकत के बारे में। तो मैडम मैंने ये बचपन में देखा है कि जो मुर्गी है वो अपने 15 बच्चों को लेके जब ये घूमती है, दाना या उनको बढ़ाने के लिए सबको लेके जब घूमती है, तो आपने भी कभी नोटिस किया होगा या सबने नोटिस किया है कि एक मुर्गी जब अपने 15 बच्चों को लेके घूमती है तो कोई खतरा ऐसा आ जाता है, कोई बिल्ला आ जाता है, कोई मतलब बाज रहो या कुत्ता रहो या सांप रहो, कोई ना कोई खतरा आता है, तो एट दैट टाइम वो चीक लोग क्या, वो जो बच्चे लोग है मुर्गे के, वो क्या करते हैं, माँ के पीछे छिप जाते होंगे ऑफ कोर्स। हाँ, तो जहाँ पे माँ दिखेगी वो बस डरते हैं एंड भाग गए, इतना फिदर ऑफ मदर अपने माँ के इसमें पल्लू के अंदर। तो उनके दिमाग में बचपन से वही एक आदत है कि कुछ भी हो गया तो मेरी माँ का ये है, प्रोटेक्शन है, मेरी माँ का कवच है, मेरी माँ का कवच है। तो दौड़ते भी कितने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर या 200 मीटर, और उसके बाद में वो थकान हो जाती है। इसके लिए कोई भी बंदा जब इन मुर्गियों को पकड़ता है तो विदिन 10 मिनट्स वो पकड़ लेता है। मगर वही आप जब ईगल के बारे में देखेंगे तो ईगल को हम नहीं सोच भी नहीं सकते। क्यों? मगर इसका भी वजह वही है, जब ईगल अपने बच्चों को उड़ान सिखाता है तो वो ऐसे करता है कि बड़ी हिल पे चला जाता है और वहां पे ये देखता है कि एक तरफ बड़ी हिल है, दूसरी तरफ बड़ी हिल एंड बीच में डेथ की वैली है या मौत की खाई है, तो उसके अंदर वो बच्चों को अपने फेंक देती है। वो जब अपने बच्चों को फेंकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को उस माँ का प्यार नहीं है, मगर वो माँ का ये तय है कि यार मेरे बच्चों को मुर्गे का बच्चा नहीं बनाना है, मुझे बनाना है इसको ईगल का बच्चा नहीं। मगर ये है तो फिर उस बच्चे के सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक तो जो कोने पत्थर आए, काटे कुटे जो भी आए उसके ऊपर सर पटको मरो, वरना हिम्मत है तो उड़ने की कोशिश करो। तो फिर वो ईगल का बच्चा उड़ने की कोशिश करता है, इतना उड़ता है, तो इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे ऑन द अर्थ, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंग्स का अगर कोई पंछी है या कोई अगर बर्ड है तो वो है ईगल। मतलब ये आपको तय करना है कि आइदर यू वांट टू बिकम ईगल और हेन। अगर आपको ईगल बनना है तो आपको मौत के काई के अंदर या स्ट्रगल के अंदर खुद को तय करना पड़ता। तो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि हर टाइम कुछ ना कुछ स्ट्रगल। मैं अगर आपको भी, आपके लिए भी खुदा से कुछ मांगू मैं, तो मैं पहले ये मांगूंगा भाई इसको जितना देना है पहले दुख दे, दर्द दे। दर्द क्यों दे? दर्द तो ईच एंड एवरीवन है गेटिंग पेन, अगर दर्द के साथ में उसको फेस करने की ताकत दे। और वो एक बार ताकत आ गई तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी खतरा आ जाए, तो आपको कुछ नहीं लगेगा बात। सर आपकी मोटिवेशन सुनने के साथ साथ यहाँ पे हमें एक और मैसेज मिल गया है ना, कि जैसे आज के यंगस्टर हैं बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, जिंदगी से निराश हो जाते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि उनको भी ध्यान देना चाहिए कि उनको ईगल बनना है या फिर हैन बनना है। आपके साथ साथ उन लोगों को भी मोटिवेशन मिल गई है। सो सर जब हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने मुझे बताया कि कभी आपका ट्रांसफर एक ऐसी जगह पर हो गया था जहां पर शायद नहीं होना चाहिए था। मैडम एक्चुअली ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट। ओके। तो मैं वहां पे जैसे ट्रांसफर हो गया कि बहुत सिंपल सी बात थी कि वहां का एक लोकल लीडर था बंदा, तो मैं जैसे लिफ्ट में चल गया, मेरे साथ में 2-4 लोग थे, तो जैसे 2-4 लोग थे, जैसे लिफ्ट चालू हो गई, मतलब 1-2 फीट ऊपर आ गई, फिर वो जो लिफ्ट वाला है उसने उस वीआईपी को देख लिया। तो आधी लिफ्ट वापिस को नीचे लिया उसने। तो हमको आदेश आया कि आप सब लोग नीचे उतर जाओ। क्यों? तो बोले कि वो वीआईपी है, उसको आना है। मैं बोला यार कि वीआईपी है तो 3 लोग उतर गए, अभी 2-3 लोगों का स्पेस है, वो अकेला आ रहा है तो ही कैन ज्वाइन विद अस। मगर उनको ये घमंड था कि मैं अकेला हूं तो मैं अकेला, तो वो नहीं आया। तो फिर वापस मुझे फोर्स किया गया कि आप उतरो। मैं बोला कि मैं नहीं उतरूंगा, नहीं वो ऐसे वैसे, मतलब वो जैसे भी है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मगर मैं नहीं उतरूंगा। तो इस बात का एंड ये हुआ कि मुझे जानबूझकर वहां पे पोस्ट दिया गया कि वहां पे 110 साल के अंदर 110 इयर्स के सर्विस में वहां पे कोई भी जेंट्स डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं की, क्योंकि वहां पे जो है मैक्सिमम इस्लामिक कम्युनिटी है। अच्छा। सब आपने जो मुस्लिम बंदे हैं वहां पे, जो भाई बहन जो वहां के जो ये है,
तो वहां का उसूल ये था कि ओनली लेडीज गायनेकोलॉजिस्ट वहां पे पोस्टिंग दिया गया। और मतलब मैं कैसे बताऊं आपको कि जैसे अपना इंडिया का ये हुआ मतलब पार्टी स्वतंत्र, हाँ अच्छा ओके हाँ, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस जैसे हुई कि ये कैसे, ये 1947 के अंदर हुआ, मगर ये दो सियासत ऐसी रही है कि एक जंजीरा मोड़ एंड इंडोर। तो वहां के जो ये थे नवाब जो थे, ये है सिद्दी जोहर साहब। तो सिद्दी जोहर साहब ने दो हॉस्पिटल बनवाए वहां पे, एक का नाम था फातिमा बेगम एंड दूसरे का नाम था कुलसुम बेगम। तो कुलसुम बेगम के आगे लेडी लिख के वहां पे हॉस्पिटल का नाम था, उसका नाम था LKB। LKB का मतलब है लेडी कुलसुम बेगम। तो वहां पे ओनली अलाउड टू लेडीज ओनली, तो वहां पे कोई भी जेंट्स डॉक्टर हट के भी नहीं आता था, या जेंट्स को अलाउड ही नहीं था। और मेरी पोस्टिंग वहां पे की गई, तो वहां पे कोई चारा ही नहीं था। हाँ। और पोस्टिंग होने के बाद में जब लोगों को पता चल गया कि वहां पे कोई जेंट्स डॉक्टर आया, मर्द आ गया, तो वो लोग मतलब बौखला गए और हंगामा हो गया। हंगामा होने के बाद में वहां तक ही नहीं रहा कि वहां पे उन लोगों ने अपनी मस्जिद के अंदर वो एक फतवा निकाला गया कि भाई कोई भी अपनी बहू बेटियां इस जेंट्स डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। तो ये शॉकिंग था मेरे लिए, मैं मतलब क्या करे तो क्या करे। तो फिर इतना ही हुआ नहीं, तो उन लोगों ने मार्च भी निकाला। अच्छा हाँ हाँ। कुछ भी हो जाए हमारे, यहाँ तक भी नहीं रुका। मैं जाके वहाँ का एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, उनको ट्रस्ट के बॉस को जाके मिला, वो प्रिंसिपल को मिला कि भाई जो है मैं निकल जाऊंगा, तो मेरे बेटे का एडमिशन स्कूल का। तो मैडम यू वोंट बिलीव कि 3.5 मंथ मेरे बेटे को वहाँ पे एडमिशन भी नहीं मिला स्कूल में। वो इतना बोले कि परमिशन अगर डॉक्टर आप चाहते हो तो आप स्कूल में भेज सकते हो, मगर उसको हम दाखिला नहीं दे सकते, उसको ऑफिशियली एडमिशन नहीं दिखा सकते। तो वैसे चलता रहा, और मतलब ये शायद ये भगवान का ही मंजूर हो। तो एक दिन ऐसा हो गया कि जो स्कूल का जो ट्रस्टी है वही बीमार हो गए, और उनका मुझे न्योता आया। तो वहां पे कैसे कि जहाँ पे ज्यादा होम विजिट ज्यादा होती है, पेशेंट डॉक्टर के पास ज्यादा नहीं आते, तो कुछ लोग वहां पे उनकी एक सियासत, उनका एक नवाब शाही होता है, तो वो घर को बुलाते हैं। तो मैं गया, तो हमारी कुछ बातें चीतें हो गई, तो उनको लगा कि यह बंदा कुछ तो अलग है। वो ट्रीटमेंट मतलब मेरी पसंद आ गई उनको। एंड सेकंड डे उन्होंने मुझे वापस बुलाया, तो आपकी ट्रीटमेंट के वजह से मैं बहुत बढ़िया हूँ, मगर आपका मुझे देखा नहीं जाता। तो मैं डायरेक्टली CM साहब को फोन लगाता हूँ। तो उन्होंने डायरेक्ट विलास राव जी को, आज स्वर्गीय जो तब के जो अपने CM साहब थे, विलास राव जी को फोन लगाया कि भाई विलास राव, ये बंदे को क्यों भेजा, अपने भाई के दवाखाने में, बाबा को क्यों भेजा। ये CM साहब को कैसे पता रहा कि कौन से हॉस्पिटल में किसको भेजा है। राइट। फिर भी वो बोले कि ठीक है, आपकी ट्रीटमेंट है तो हम आपको बच्चों को एडमिशन देते हैं, मगर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि यहाँ से निकल जाए। ये होता था कि वहाँ की जो माताएं बहनें जो है वो आती थी, मुझे अपने बुरके के अंदर से देखती थी और वापस चल जाती। ये बहुत बड़ा टास्क था कि मैं उनको, यार मैं आपका इलाज करवा सकता हूँ, ये मैं कैसे उनको मतलब कन्विंस करूं, कैसे कन्विंस करूं। और वहाँ के जो कुछ स्टाफ भी थे, वो स्टाफ भी इतने मतलब कंफर्ट नहीं थे, उनको भी इतना कोऑपरेटिव नहीं थे। तो मैं उनके बीच का एक कांटा हो गया था। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई वापस मेरा ये था कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि अगर इन लोगों के अंदर मुझे जाना हो तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो वहां पे एक अंजुमन फरोग आदब बोल के उनकी एक ये है लिटरेचर की उनकी संस्था है, जैसे हम मराठी के अंदर या हिंदी के अंदर हिंदी साहित्य अकादमी होती है, तो वहाँ की उर्दू की एक अकादमी है लिटरेचर की, मुशायरों की। तो मैं उसका मेंबर बन गया। उतना ही नहीं, वहाँ के जो मौलाना साहब है उनसे दोस्ती बढ़ाई, क्योंकि वो भी शायर थे। अच्छा। फिर उनके मुशायरे के अंदर जाने लगा। और उतना ही नहीं, तो मैंने उर्दू सीखना चालू किया, अली बे ते से लेके उनका कुरान लिया। कुरान लेने के बाद कुरान की तो बहुत सी कड़ियां पढ़ी। इतना ही नहीं है कि व्हाट इज इस्लाम बोल के एक बुक है, तो इस्लाम क्या है उसके बारे में पढ़ाई की है। एंड जब भी कई मौका मिलता था कि व्हाट इज इस्लाम, तो ये नौबत आ जाती थी कि वो इस्लाम से बेहतर मैं उनको पढ़ाने लग गया। अच्छा। तो मतलब ये सब करने के बाद में भी मुझे काफी लॉन्ग मार्च निकालने पड़े, जैसे कि पल्स पोलियो के लिए बहुत से ऐसे, या होम टू होम सर्वे करना पड़ा। एंड मेरा स्पीच जो था वहां पे HIV एंड एड्स के बारे में ज्यादा मैं ये बताता। तो भाई इन लोग या पेशेंट मेरी तरफ कैसे आए, तो वहां के रिक्शा वालों का, पुलिस पाटिल जो गांव के मतलब 72 गांव है वहां के, तो सब पुलिस पाटिल को बुला के उनको लेक्चर देना। जितने स्कूल है, स्कूल टीचर्स है, आंगनवाड़ी टीचर, उनकी अटेंडेंट,
इन सबको मेरी स्पीच की वजह से हर जुबान पे, गांव के अंदर तुम्हारे बारे में अगर कुछ मैसेज देने वाला रहा तो ये 2-3 लोग रहते हैं। एक आंगनवाड़ी की जो टीचर है वो अपने माओ को बताती है, या स्कूल के टीचर, या वहां का पुलिस पार्टी। तो ये 3-4 लोगों को, तो इन सब लोगों का मैंने मतलब कुछ ना कुछ अलग सब्जेक्ट लेके उनका मैं लेक्चर्स लेता था। तो तब धीरे धीरे मेरे बारे में, और जहाँ पे अपनी माता है वहां पे डरती थी, वहां पे मैंने मैडम लास्ट 140 इयर्स का सबके सब रिकॉर्ड मैंने तोड़े। कि जहाँ पे माता है अपने अंदर आने से डरती थी, वो बिल्कुल बेफिक्र होके आके बेपर्दा मतलब बेझिझक एंड बेपर्दा मतलब तो वो सब होके वो आने लगे। एंड लास्ट 140 इयर्स का मैंने सबके सब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। जहाँ पे 10-12 डिलीवरी होती थी, वहां पे 50 to 60 डिलीवरीज का मैंने वो सब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। एंड उसी की वजह से मुझे रायगढ़ भूषण बोल के एक किताब है, मतलब एक बड़ी ट्रॉफी होती है, जैसे हम बोलते हैं ना महाराष्ट्र भूषण। वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी देखा गया तो 23 to 25 lakhs की अभी पॉपुलेशन है। तो वहां का रूल ये है कि जो बंदा रायगढ़ का बाय बर्थ है, उसी को एक किताब दिया जाता है। तो आपको सम्मान मैं एक अलग बंदा हूँ कि जो मैं उस गांव का बाय बर्थ नहीं हूँ, शोलापुर से हूँ, फिर भी वो मेरा जो काम था डिलीवरी का, 4,000 मोर देन 4,300 उस डिलीवरी कंडक्ट की वजह से मुझे वो आपको सम्मानित किया गया। नाइस सर, जैसे अभी आपने बात में बताया कि आपने व्हाट इज इस्लाम, ये आप बहुत अच्छे से बता पाते हैं, तो अगर हम आपके शब्दों में जानना चाहें कि व्हाट इज इस्लाम। मैडम आप भी अभी बताएं कि राम राम जो बोलते हैं, बिल्कुल एक ही बोलूंगा, वो तो मेरा इतना हक नहीं बनता है, मगर एक बात बोलूंगा कि इस्लाम के अंदर मैडम जब भी हम मिलते हैं एक दूसरे को बोलते हैं कि सलाम वालेकुम एंड वालेकुम सलाम। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई सलाम वालेकुम का मतलब आपको पता है? आई थिंक मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगी। तो सलाम वालेकुम का मतलब ये होता है मैडम कि अल्लाह ताला या जो ये है अल्लाह आपको हिफाजत से रखे, आपको सलामत रखे। एंड वो बंदा जो सामने वाला जिसको हम सलाम देते हैं, वो सामने वाला बंदा भी ये बोलता है कि वालेकुम सलाम, आपको भी अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। ओके। वरना ये एक ही ऐसा इस्लाम है कि ये दोनों बंदे एक दूसरे की हिफाजत चाहते हैं, एक दूसरे की सलामती चाहते हैं, एक दूसरे को ब्लेसिंग। बहुत बड़ी ये उनकी ये मैसेज है। और ये हरदम ये दुआ में वो वही बोलते हैं, दुआ में हरदम वो जब भी वो मिलेंगे तो या जब भी एक दूसरे से मतलब जुदा होंगे तो वो एक बोलेंगे कि दुआ में याद करो, दुआ में याद करो मतलब यार अल्लाह ताला से आप ये मांगो कि आप महफूज रहो, हिफाजत। बहुत कम मजहब के अंदर ये मुझे उनका बहुत पसंद है। ओके, ये उनकी खूबसूरती है। बिल्कुल। और जो बंदे कुरान पढ़ते हैं वो कभी कोई गैर काम नहीं करेंगे। अच्छा, इतना बढ़िया कुरान, इतना बढ़िया सर। आई मीन पता नहीं, मुझे ये वर्ड शायद विवाद भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। जैसा कि नहीं, जैसा अभी आपने कहा कि जो इंसान कुरान पढ़ता है वो कभी गुंडागर्दी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब हम क्या समझें कि सबके धर्म में कुछ ना कुछ कमियां हैं, परफेक्शन कहीं भी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो इस धर्म के लोग गुंडागर्दी करते हैं तो क्या वो कुरान नहीं पढ़ते? क्या उन्हें इसका ज्ञान नहीं है? मैं एक इसका एग्जांपल देता हूँ। मेरे गांव का एक बंदा था, तो ये सब चीजें करता था, तो बाकी के लोगों को उससे मिलने की भी ये नहीं थी, मतलब जरूरत नहीं, मतलब वो डर था कि यार वो बंदा क्या कर देगा पता नहीं। अच्छा। जब हमारे 2 गांवों की मतलब झगड़े हो गए थे, तो अपने कुछ बच्चे उनके कुछ बच्चे मतलब हाथों में तलवार लिए इधर उधर झगड़े हो गए थे। और मेरे पास जब ये मामला आया तो मैंने कुछ नहीं किया, आई ब्रॉट वन कुरान का मैंने बुक लिया, ठीक है, वो एक उनकी टोपी है, वो लिया। मुझे पता नहीं कि वो आगे का क्या करने वाला है, वो तलवार चलाने वाला है ये मुझे पता नहीं। मैं जाके बोला कि मैं साहब ये मैं आपके लिए लाया हूँ। अच्छा। तो वो जैसे देखा, आज ही मैं वो अगर वो इंसिडेंट तो मेरे भी अभी रोकड़े खड़े हो रहे, वो बंदा क्या है वो मुझे पता नहीं। वो इतना उसका मेरे लिए उसका जो हाव चेंज हो गया, वो इस तरह मुझे सीने से लगाया कि बोला कि डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं, आप मुझे इस काबिल बना दिए। ओके। आज तक कि मेरे कोई मुस्लिम भाई करे पे आए नहीं। मैं बस उससे एक ही जुबान या एक ही वर्ड में लिया कि बस साहब नाम नहीं लूंगा, बस साहब मुझे एक वर्ड दो कि आप कम से कम
जो जुम्मे का जो नमाज होता है, एक्चुअली 5 वक्त का नमाज होता है उनके अंदर, एक वक्त का जुम्मे का जो होता है, फ्राइडे का हाँ, जो हाँ। नमाज, एक फ्राइडे का, वो भी फजर का नमाज पढ़ोगे, इतना ही बोलो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। तो वो बंदा जब भी हो, मैं रहूं मेरे ना हो, तो वो मेरी हिफाजत नहीं, मेरे पूरे वहां के कौम की कौम हिफाजत की। की, और उसने ले लिया। ओके। मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस इतना बोलूंगा कि भैया कुरान दिल से पढ़े, बस बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, हम ज्यादा धर्म में नहीं पढ़ेंगे, हाँ, नहीं तो नहीं आपको भी पढ़ेंगे। पता है कि ये विवाद बन जाएगा। हाँ, धर्म हमेशा ही विवाद ही रहा है। यस यस। तो सर, अगर हम वापस से अपने पॉइंट की बात पे आते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में जो आपने बचपन से लेके और जितना भी स्ट्रगल आपने देखा, ऐसी कोई चीज है क्या, ऐसा कोई मंत्र है जो आपको हिम्मत देता है, जो आपको जिंदा रखता है, मोटिवेट करता है? कुछ ऐसा है जो आप यंगस्टर को बताना चाहेंगे कि आप किस तरह से अपने आप को उस टाइम पे मोटिवेट रख सकते हैं? मैडम, दर्द या पेट की जो आग है ना, पेट की आग मतलब हाँ, हाँ। भूख, और सीने में जो आग होती है, आज तक का अगर हिस्ट्री देखा गया कि क्रांति कब हुई है और कहाँ पे हुई है, तो जहाँ पे भूख है वहां पे क्रांति हुई बिल्कुल। है। इटसेल्फ इट इज सफिशिएंट है। ओके। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को इतनी कंफर्टेबल लाइफ दी है, इसलिए शायद उनमें मोटिवेशन की कमी है, इसीलिए वो शायद लाइफ में उतना नहीं कर पाते जितना वो डिजर्व करते हैं, राइट? Yes, madam। जितना हम कंफर्ट देंगे ना, तो उतना वो पैम्पर, तो वो इतना उभर के नहीं आएगा जो उसके अंदर है। वो अपनी पेन मतलब चाहिए। सेल्फ मैं वर्थ को, ये अपनी बोलूंगा पावर। कि देयर इज नो गेन विदाउट पेन। पेन इज मस्ट। सर, आपने मुझे बताया था कि आपने बुक्स भी लिखी, आपकी 2 बुक्स लॉन्च भी हो चुकी। एक मैडम, मेरी एक बुक है मथुरेचे मोती, तो ये पोएम की बुक है। हाँ। मथुरा मतलब ये मेरी माँ का नाम है। ओह। तो वापिस में अगर मैं बोलूं, अभी जो बताया आपने, इंस्पिरेशन सबसे बड़ी अगर इंस्पिरेशन है तो अपनी माँ होती है। राइट। आज अभी बात तो होते होते आपने बताया कि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों पे अगर ब्रेकअप भी हो गया है, तो सुसाइड करने चल पड़ते हैं। सुसाइड करने बिल्कुल, चले फेल हो बसते गए तो चल पड़ते हैं। तो इनको कैसे बताया कि उस माँ ने क्या सहा है आपकी। हम्म। आज तक आप एक माँ बताओ, एक माँ कि जो अपने पति के देहांत के बाद में, मेरे को एक फैमिली पुल करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसके लिए किसी माँ ने सुसाइड किया ना? बिल्कुल नहीं। कोई माँ नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। जितनी भी दर्द है, तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं मानता हूँ माँ। माँ। और माँ का एक छोटा सा मुझे हादसा याद है, छोटा ही था तब। किसी के खेत में बचपन में हमने आम तोड़ लिए थे, तो आम तोड़ने के बाद में वो बंदा आगे छोटा सा चाटा लगा दिया था उसने, तो माँ ने दूर से देख लिया। तो माँ ने ये देखा नहीं कि वो बंदा कैसे है, क्या है, वो चाबुक लेके जो आई, तो आज भी वो मुझे याद है। कि एक माँ है कि वो क्या करेगी। बिल्कुल सही बात सर, मैं एग्री करती हूँ कि दुनिया में आपको हर रिश्ता मिल सकता है। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं मानता हूँ कि माँ है, और आपको दुनिया में हर रिश्ता वापस मिल सकता है। मैडम, ये उस मजदूर माँ की एक कविता है, मतलब जो मजदूर माँ वहां पे काम करती है, तो मराठी के अंदर ऐसा इसका है कि तुमची पुलं आणि आमची मुलं, मतलब आपका ब्रिज और हमारा बेटा, ये है। तुम्ही पुलर बांधिले, आम्ही चुलर बांधिले, तुमच्या पुलाच्या कामात आमची मुलर बांधिले। तुम्ही पुलर बांधिले, आम्ही चुलर बांधिले, तुमच्या पुलाच्या कामात आमची मुलर बांधिले। 4 वरीस राबिले, शिळा तुकडा चाबिले, कोणा चोराच्या हाताने बघा पितर कापिले, कोणा चोराचा फोटो पेपरात छापिले। तुम्ही पुलर बांधिले, आम्ही चुलर बांधिले, तुमच्या पुलाच्या कामात आमची मुलर बांधिले। इसका मतलब यह है मैडम कि आपने पुल बांधा है, हमने चूल्हा बांधा है, और आपके पुल के काम के अंदर हमने हमारे बच्चों को वहां पर बांध दिया है। और ऐसा है कि हमने मतलब पीठ पे बच्चा बांधा है, पीठ पे बच्चा, सर पे ईंट, ये लेते हुए भी, और एक तरफ दूसरा पेट में भी बच्चा, ये पेट में प्रसव का दर्द है, फिर भी हम उठाते हैं। और एक वक्त ऐसा आ गया है कि जो माँ है, ईंट उठाते तो वहां पे वो ये हो गई है डिलीवरी, वहां पे उसकी डिलीवरी हो गई है। और एक हादसा ऐसा है कि मंत्रियों के पीछे एम्बुलेंस जो है वो खाली धूल उड़ाती जा रही है। जिस माँ को एक्चुअली वो जिसकी जरूरत है, एम्बुलेंस की जो जरूरत है, उसको कुछ नहीं मिला। और जिसने वो पुल बांधा है, मतलब हमारे बेटे के पीठ की जो रीढ़ की जो हड्डी है, वो पुल नहीं है, हमारे बेटे की रीढ़ की हड्डी है। ये वो माँ बोलना चाहती है। सो हार्ट टचिंग। आपको पता है मेरे गूज़बम्प्स आ गए हैं एक्चुअली। अगला
ट्रांसर मैडम इसका ऐसा है, ये मतलब वो बच्चा जो है दूसरा एक बच्चा उसका ऐसा है, जान जवान बच्चा उसका वो ब्रिज के नीचे गिर गया है, मगर ये खाकी वालों ने और ये डॉक्टर लोगों ने उसका जो दाखिला है उसके ऊपर ये मेंशन कर दिया, जब पोस्टमार्टम किया तो गलत मेंशन कर दिया कि ये बच्चा एक्सीडेंटली नहीं गिरा, ये दारू के नशे में गिर गया है। और एक कोई नामी हरामी जो उनको लेके आया था, जो 60,000 मिला वो भी उसने खा लिया। तो वो बोलती है कि मेरे जान का टुकड़ा चला गया कोई बात नहीं, मगर वो ऐसे बिन बबार चला गया। और आज सब जो शहरों को और गांव को जोड़ने वाले जो ब्रिज है वो ब्रिज नहीं है, बल्कि मेरे बेटे की पेट की हड्डी, ये उसकी मीनिंग है। सर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हमें हमारे देश का हर इंसान जानता है, लेकिन ये एक बार होता है ना कि आपको डबल चेक की जरूरत है, आपको कोई यहाँ पे हिट करे 2 बार तब आपको याद आता है। नहीं तो आप देखते हैं हम सब मीडियम फैमिली वाले हम डेली ये सब चीजें देखते हैं, लेकिन उसके लिए ना कोई आवाज उठाता है ना कोई कुछ करता है। तो इसके लिए 1-2 बार सर पे हथौड़ा पड़ना जरूरी होता है कि आपको याद आए। एक चीज सर, आप मुझे बता रहे थे कि जब आपका वहां पर ट्रांसफर था तो 11 बच्चों के साथ में कुछ हादसा हो गया था। तो ट्रांसफर हुआ था वहां पे शुरुआत में, जो जंजीरा मुरूड उस गाँव का नाम है, तो इतने पहले ये नहीं था, मतलब मेरे तरफ, और उनका भी कोई कसूर नहीं है क्योंकि मैंने मेरा कुछ दिखाया, उनको पता ही नहीं ना, व्हाई दे एक्सेप्ट, उनको कुछ तो चाहिए ना, वजह तो चाहिए कि मेरे को क्यों एक्सेप्ट करे। तो एक हादसा ऐसा हो गया कि एक बस एंड मतलब शादी के लिए वहां पे एक डंपर के अंदर जो शादी का जो ये होता है पूरा पलटन, वो जा रही थी, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो तकरीबन 65 to 80 पीपल दे आर इंजर्ड, बैडली इंजर्ड, वो सब के सब मेरे पास लेके आए। एंड उस दिन जो मैंने मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो मैंने पूरी मेरी जान लगा दी, वहां के बाकी के डॉक्टरों को भी मैंने हेल्प के लिए बुलाया, वो सब वो लोगों ने देखा कि यह बंदा ये कुछ ना तो कुछ ये करता है। इसके अलावा बाद में ये ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर पुणे के एक स्कूल की मतलब वहां पे पिकनिक आई थी, तो वो पिकनिक के अंदर तकरीबन 11 जो गर्ल्स थी, वो गर्ल्स समुद्र के अंदर वहां पे बह गई। तो तब का हादसा इतना बड़ा था, तो तब उनको पोस्टमार्टम से लेके उन लोगों को हेल्प करना, उन लोगों के लिए कुछ अपनी तरफ से जितना हो सके सपोर्ट करना, ये सब चीजें करते करते वहां के लोगों का नजरिया जो मेरी तरफ एक्सेप्टेंस आ गई। फिर आगे का बहुत सॉफ्टली हो गया। सबसे पहले सर मैं आपकी सादगी की तारीफ करना चाहूंगी कि आपने इतनी सादगी से इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोल दी और ऐसा भी महसूस करवा दिया कि मुझ में कुछ खास नहीं है, लेकिन आप सच में बहुत खास हैं। इतना टैलेंट एक इंसान के अंदर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर अब हम अपने लास्ट की तरफ, मतलब लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारा जो यूथ है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं। जो चीजें आज तक का ये हिस्ट्री है कि जो चीजें शॉर्टकट से मिली, जो चीजें इजीली मिली है, वो आपके पास रुक नहीं पाई है। शॉर्टकट कुछ नहीं है। I started my karate life at the age of 28 and I done my black belt in karate. कराटे का मैंने at the 28 में मैंने लाइफ की शुरुआत की। 34 का जब 7 साल, वरना मैं किसी को अगर पैसा भी दे देता कि यार सर्टिफिकेट दे दे तो देता था। 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद में वो ब्लैक बेल्ट मिला। मगर वही है, अगर आपको स्टडी रहना है तो मेहनत एक ही चीज है, मेहनत के सिवा दूसरा कुछ नहीं। आजकल क्या हो रहा है कि छोटी सी चीज आ गई तो लोग अपना सीना तान के चलते हैं। वो बिल्कुल नहीं। नेचर पेड़ पौधों ने हमको ये सिखाते हैं कि जिस पेड़ को ज्यादा पत्ते होते हैं, जिस पेड़ को ज्यादा फल होते हैं, वो झुका हुआ होता है, मतलब बहुत झुका हुआ रहता है, और जिसको कुछ नहीं होता मतलब अकड़। तो एक ही है मैडम, कड़ी मेहनत एंड कड़ी मेहनत। ओनली हार्ड वर्क इज द ओनली सॉल्यूशन। ओके, सो लास्टली थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ की। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो लास्टली मैं आप लोगों से वही 2 लाइन कहना चाहूंगी कि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम जी।